चैनल पर स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसकी स्याही आंसुओं और खून से बनी है। अगस्त 1947। दिल्ली के एक बेहद शांत बंद कमरे में एक आदमी बैठा है। उसके हाथ में कुछ कागज हैं, पुरानी आबादी के आंकड़े हैं और एक मामूली सी पेंसिल। एक ऐसा आदमी जिसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसकी इस पेंसिल से खींची जा रही ये लकीरें आने वाले कुछ ही दिनों में 20 करोड़ लोगों को हमेशा के लिए बेघर कर देंगी। उसे नहीं पता कि ये रेखाएं किस गांव, किस खेत या किस आंगन को बीच से चीरती हुई गुजरेंगी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? जिस इंसान को भारत और पाकिस्तान के बीच की ये सरहद खींचने का काम सौंपा गया था, उसने अपनी पूरी जिंदगी में इससे पहले कभी भारत की जमीन पर कदम तक नहीं रखा था। ये थे ब्रिटेन के मशहूर वकील सर सिरिल रैडक्लिफ, एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें इस विशाल उपमहाद्वीप के भूगोल, यहाँ की उलझी हुई संस्कृति और लोगों की गहरी भावनाओं का कोई अंदाजा नहीं था। और फिर भी उन्हें महज चंद हफ्तों में एक ऐसे देश को 2 हिस्सों में काटने की नामुमकिन जिम्मेदारी दे दी गई जिसे वो बिल्कुल नहीं जानते थे। आइए इस विभाजन के बीजों को थोड़ा करीब से देखते हैं, क्योंकि ये सब रातों रात नहीं हुआ था। ब्रिटिश हुकूमत को ये अच्छी तरह एहसास हो चुका था कि वो अब एक ऐसे धधकते ज्वालामुखी पर बैठी है जो किसी भी वक्त फट सकता है। दशकों पहले बोए गए फूट डालो और राज करो के बीज अब एक खूनी फसल में बदल रहे थे। 1905 में बंगाल का जो विभाजन हुआ वो कोई मामूली प्रशासनिक फैसला नहीं था, वो धर्म के नाम पर डाली गई पहली गहरी दरार थी। इसके तुरंत बाद 1906 में मुस्लिम लीग का बनना और फिर 1909 में अलग इलेक्टोरेट की मांग ने ये तय कर दिया कि सत्ता की इस रेस में लोग अब नागरिक बनकर नहीं बल्कि अपने धर्म के आधार पर बटेंगे। दशकों की इस साजिश ने समाज को अंदर तक खोखला कर दिया था। और फिर एक ऐसा मोड़ आया जहां से वापसी बिल्कुल नामुमकिन हो गई। 1947 आते आते एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना थे जो एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग पर बिल्कुल अड़ चुके थे, और दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू थे जो किसी भी हाल में एक अखंड भारत चाहते थे। इनके बीच का अविश्वास इतना गहरा हो चुका था कि एक साथ भविष्य की कल्पना करना भी बेमानी लगने लगा। इसी भड़कती हुई हिंसा के बीच भारत के आखिरी वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने एक बेहद ठंडा लेकिन कड़ा फैसला लिया। उनका कैलकुलेशन एकदम साफ था। एक भयानक गृह युद्ध से बचने का अब एक ही रास्ता बचा है, और वो है विभाजन। इस फैसले ने एक ऐसी खौफनाक जल्दबाजी को जन्म दिया जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस फैसले के बाद शुरू हुआ एक अंधी सरहद को खींचने का काम, वो भी महज कुछ कागजों पर। अब जरा वापस उस बंद कमरे में चलते हैं। सर सिरिल रैडक्लिफ, जिनके पास ना तो कोई सही नक्शे थे और ना ही आबादी के ताज़ा आंकड़े, वो बस कुछ पुराने सेंसस टेबल्स के सहारे इस बेतुके काम में लगे थे। इस जटिलता को गहराई से समझने के लिए जरा लाहौर के इस गणित पर गौर कीजिए। 5 लाख हिंदू, 1 लाख सिख और 6 लाख मुस्लिम। कोई स्पष्ट बहुमत था ही नहीं। पहले ये तय हुआ था कि कैलकाटा की तरह लाहौर भी भारत को ही मिलेगा, लेकिन फिर ये सोचा गया कि अगर दोनों बड़े शहर भारत को मिल गए तो नए बनने वाले मुल्क पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहरी केंद्र बचेगा ही नहीं। बस इस एक हास्यास्पद कारण की वजह से लाहौर को पाकिस्तान के हिस्से में डाल दिया गया, बिना ये सोचे कि वहाँ सदियों से बसने वाले लोगों का आखिर क्या होगा। और ये बंटवारा सिर्फ जमीन और शहरों तक सीमित नहीं था, ये एक अजीबोगरीब ब्यूरोक्रेटिक तमाशा बन चुका था जहां हर एक चीज बड़ी बेदर्दी से आधी आधी बांटी जा रही थी। मुल्क की हिफाजत करने वाली फौज की रेजिमेंट से लेकर रेलवे लाइंस तक को 2 टुकड़ों में चीर दिया गया। दफ्तरों में रखी कुर्सियां, मेजें और यहां तक कि टाइपराइटर भी आधे आधे बांटे गए। हद तो तब हो गई जब इंसानियत पूरी तरह से गायब दिखी। बंगाल सरकार द्वारा विदेश से मंगाई गई 60 बत्तखों को भी गिनकर 30-30 के हिस्सों में बांट दिया गया। कागजों पर चल रहा ये बंटवारा असल में एक पूरे वजूद को आधा आधा फाड़ने की प्रक्रिया थी। लेकिन इस आधी रात की आज़ादी की सबसे दर्दनाक कीमत कुछ और ही थी। दफ्तरों के इस कागजी बंटवारे की असली कीमत सड़कों पर चुकाई जा रही थी। 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न तो मन गया, लेकिन लाखों लोगों को ये पता ही नहीं था कि वो अब किस देश का हिस्सा हैं। और जब 17 अगस्त को सरहद का आधिकारिक ऐलान हुआ तो इंसानियत का सबसे विचलित करने वाला मंजर सामने आया। इस बेकाबू होते हालात को संभालने के लिए सिर्फ 55,000 जवानों की एक बाउंड्री फोर्स तैनात की गई थी। जरा सोचिए, करोड़ों बेघर, डरे हुए और अपना सब कुछ छोड़कर पलायन कर रहे लोगों की हिफाजत का जिम्मा सिर्फ 55,000 सैनिकों पर।
असलियत में ये सैनिक उस नफरत के समंदर को रोकने के लिए एक मामूली तिनके के समान थे। पंजाब की धूल भरी सड़कों और रेलवे स्टेशनों पर दरिंदगी अपनी सारी हदें पार कर चुकी थी। एक ऐसा खौफनाक मंजर जिसे इतिहास कभी भुला नहीं सकता। घोस्ट ट्रेनें, यानी भूतों की गाड़ियां। जब ये ट्रेनें अंधेरे को चीरती हुई स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर पहुंचती थीं, तो वहां एक कंपा देने वाला सन्नाटा छा जाता था। पहियों की आवाज रुकने के बाद जब ट्रेन के दरवाजे खुलते, तो अंदर से कोई मुसाफिर जिंदा बाहर नहीं आता था। बोगियों के अंदर सिर्फ लाशों के ढेर होते थे और दीवारों पर खून से लिखे गए खौफनाक संदेश। इंसानियत अपनी सबसे गहरी खाई में गिर चुकी थी। एक तरफ पंजाब पूरी तरह से जल रहा था, तो दूसरी तरफ कलकत्ता में एक अलग ही संकट मंडरा रहा था। वाइसराय माउंटबेटन ये बात अच्छी तरह जानते थे कि अगर कलकत्ते की संकरी और घनी आबादी वाली गलियों में हिंसा भड़की, तो दुनिया की कोई भी फौज उसे नहीं रोक पाएगी। इन बेबस हालातों में उन्होंने महात्मा गांधी से मदद की गुहार लगाई और उन्हें एक बेहद अनोखा और शक्तिशाली नाम दिया, मेरी वन मैन बाउंड्री फोर्स। एक अकेला इंसान जो पूरी सरहद की हिफाजत कर सके। और फिर पूरी दुनिया ने कोलकाता का वो चमत्कार देखा। जो काम हथियारों से लैस फौज पंजाब में नहीं कर पाई, वो एक 78 साल के निहत्थे बुजुर्ग ने कोलकाता में कर दिखाया। गांधी जी ने हिंसा रोकने के लिए आमरण अनशन की घोषणा कर दी। वो 73 घंटे बेहद तनावपूर्ण थे। हर पल सांसें अटकी हुई थीं। लेकिन महज 73 घंटों के भीतर ही नफरत का वो पहाड़ पिघलने लगा। जिन हाथों में कुछ देर पहले तक मौत बांटने वाले खंजर थे, उन दंगाइयों की आंखें नम हो गई। उन्होंने अपने हथियार गांधी जी के पैरों में डाल दिए और हमेशा के लिए शांति की कसम खाई। ये एक ऐसा दृश्य था जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बारी थी इन बिखरे हुए टुकड़ों को समेटने की। इस नवजात देश की कश्मकश सिर्फ खींची गई सरहदों तक सीमित नहीं थी। जाते जाते ब्रिटिश हुकूमत एक और बहुत बड़ी और खतरनाक लॉजिस्टिक पहेली छोड़ गई थी। ये पहेली थी उन देसी रियासतों की जिन्हें अंग्रेज़ों ने ये आज़ादी दे दी थी कि वो अपनी मर्जी से भारत या पाकिस्तान में शामिल हों या फिर एक आज़ाद देश के रूप में रहें। इस विशाल आंकड़े को देखिए, 565। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये उन ऑटोनॉमस रियासतों की गिनती थी जो अगर आज़ाद रहने का फैसला कर लेती तो भारत का नक्शा एक स्विस चीज़ की तरह दिखता, जिसमें 500 से ज़्यादा सुराख होते। इनमें से कुछ रियासतों के हालात तो बेहद विरोधाभासी थे। जरा जूनागढ़ और कश्मीर के इस जनसांख्यिकीय अंतर विरोध को समझिए। जूनागढ़ का नवाब मुस्लिम था, जिसे अपनी रियासत से ज्यादा अपने पालतू कुत्तों से प्यार था, लेकिन वहां की 82% आबादी हिंदू थी। जब राजनीतिक दबाव चरम पर पहुंचा तो नवाब अवाम को छोड़कर अपने कुत्तों के साथ हवाई जहाज में बैठकर भाग निकला। दूसरी तरफ कश्मीर की कहानी कहीं ज्यादा गहरी और विस्फोटक थी। वहां का राजा हिंदू था, लेकिन बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम थी और महाराजा हरि सिंह एक पूर्ण रूप से आजाद कश्मीर का सपना देख रहे थे। महाराजा की इसी हिचकिचाहट और स्वतंत्र रहने की जिद ने एक बहुत बड़े संकट को जन्म दिया। इसका फायदा उठाकर पाकिस्तान ने कबायलियों के भेष में अपनी सेना कश्मीर की वादियों में भेज दी। दशहरे की वो काली रात थी जब घुसपैठियों ने शहर का पावर स्टेशन उड़ा दिया और पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। लेकिन उनका अपना लालच ही उनके पतन का कारण बना। बारामूला में लूटपाट और खौफनाक बर्बरता में वो इस कदर उलझ गए कि उनके कुछ सबसे कीमती घंटे बर्बाद हो गए। ये वो टिक टिक करती घड़ी थी जिसने पूरा इतिहास तय कर दिया। कबायलियों की इसी देरी का फायदा उठाकर भारतीय सेना के जवान ठीक वक्त पर हवा के रास्ते वहां पहुंचे और श्रीनगर एयरपोर्ट को सुरक्षित कर लिया। कुछ ही घंटों के उस फासले ने कश्मीर का पूरा इतिहास बदल दिया। 1947 की वो खूनी और जल्दबाजी में ली गई रातें आज भी हमारे वर्तमान पर अपनी गहरी छाया डाल रही हैं। एक अजनबी के जरिए आबादी के पुराने कागजों पर पेंसिल से खींची गई उस सरहद ने हमेशा के लिए इस उपमहाद्वीप का भूगोल, समाज और मनोविज्ञान बदल दिया। वो लकीरें जो महज कुछ हफ्तों में एक बंद कमरे के अंदर कागज पर खींची गई थीं, आज पत्थर की लकीर बन चुकी हैं। एक दर्दनाक विभाजन की इस दास्तान को गहराई से समझने के बाद एक ही सवाल जहन में गूंजता है, क्या एक अजनबी की खींची गई वो अंधी लकीरें आज भी हमारे दिलों को बांट रही हैं?
इतिहास की इस गहरी और सिनेमैटिक पड़ताल का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। अगर इस तथ्याधारित और विचारोत्तेजक विश्लेषण की गहराई आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और ऐसे ही ऐतिहासिक व गहन विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इतिहास के एक और दिलचस्प पन्ने के साथ जल्दी मुलाकात होगी।